नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका थिंकर्स आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज का लेक्चर से है वो शुरू करते हैं। बात करें आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे। ये जो हमारी सीरीज थी, इसमें अभी तक हमने ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के जो 5 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, छठा चैप्टर है। चैप्टर का नाम ये 7 है ना, यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 6 है, ठीक है। छठा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है पृथ्वी के स्थल रूप, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के स्थल रूप। सबसे पहले आप लैंड फॉर्म का मतलब समझो। लैंड फॉर्म, इसका मतलब होता है स्थल रूप। स्थल का मतलब होता है भूमि, जमीन जहां आप रह रहे हो। रूप मतलब होता है कैरेक्टर, फॉर्म्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये जो हमारा स्थल है, जो हमारा लैंड है, जो भूमि है, इसके रूप कैसे कैसे हैं। अलग अलग प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। कहीं हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं, कहीं हमें पठार देखने को मिलते हैं, कहीं हमें मैदान देखने को मिलते हैं, तो कहीं पृथ्वी पे हमें रिवर देखने को मिलती है। तो हमें पृथ्वी पे जो हमारी लैंड है, वो हमारा स्थल है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के रूप क्यों होते हैं, क्या कारण है इसका, इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। सब हम ये भी देखेंगे कि पर्वत क्यों बनते हैं, क्या इसका महत्व है, ठीक है। पठार क्यों बनते हैं, ये क्या महत्व है। पठार और पर्वतों में अंतर क्या है, पर्वत किस तरीके से बनते हैं, पठार किस तरीके से बनते हैं, दोनों में अंतर क्या है। पर्वतों का उपयोग क्या है, पठारों का क्या उपयोग है। मैदान कहाँ बनते हैं, क्या कारण है तब जाके मैदान बनेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, उसका हम अध्ययन अभी करने वाले हैं। एक चीज़ आपकी मैं क्लियर कर दूं, तो ये जो हमारा चैप्टर होगा, मेन उद्देश्य है हमारा यूपीएससी एंड पीसीएस, इन दो एग्जामों को ध्यान में रखते, इन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम ये अध्याय है वो कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज ही यूपीएससी और पीसीएस को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। तो जो हमारा मेन फोकस है वो इन दोनों एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे उनका आंसर देना है। तो मेन जो हमारा ध्यान है, मेन जो हमारा फोकस है वो इस ओर है। अगर आप 6th क्लास की तैयारी कर रहे हो, आपका जो मेन मोटिवेशन वो नहीं है, तो आप इस चैप्टर को अभी छोड़ सकते हो, इस वीडियो को अभी बंद कर दो। बिकॉज कि हम है ना लाइन बाई लाइन चीज़ें नहीं देखेंगे, वो चीज़ें नहीं देखेंगे जो हमारे एग्जाम में काम की चीज़ें नहीं है। हम ओनली काम की चीज़ देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चीज़ें छोड़ दूंगा, नहीं, चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, एक भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। बट मेन जो उद्देश्य है वो क्या होगा, मेन उद्देश्य हमारा वो है कि यूपीएससी और पीसीएस में अगर क्वेश्चन बनता है तो वो हमारा छूटना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारा सॉल्व जरूर हो जाएगा। इस पर्सपेक्टिव से हम ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय की शुरुआत ये है कि पृथ्वी के स्थल रूप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि पृथ्वी की सतह सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात करी इसने। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो कहाँ आपको इस प्रकार के क्या देखने को मिलते हैं, पर्वत, माउंटेन देखने को मिलते हैं। कहीं पर क्या देखने को मिलते हैं, पठार देखने को मिल जाते हैं। कहीं पर मैदान देखने को मिल जाते हैं, कहीं पर ये गड्ढे देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब जगह इक्वल नहीं है ना, ऐसे उबड़ खाबड़ है ना, ऊंचा बच है, इसमें इक्वल तो नहीं है। तो यहीं पर कहना चाहता है, इस लाइन में ये बात की गई है कि हमारी पृथ्वी की सतह है, हमारी की जो अर्थ की सरफेस है ना, वो सभी जगह एक समान नहीं है, इक्वल नहीं है। अर्थ सरफेस है वो सभी जगह इक्वल नहीं है, वो अलग अलग है। अलग अलग क्यों है? क्योंकि उसके पैटर्न बनने के अलग अलग है, बनने का तरीका अलग अलग है। इस वजह से वो सतह है वो अलग अलग देखने को मिलती है। इतनी चीज आपके क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि स्थल रूप है वो अलग अलग है, तो कोई कारण होगा। तो कारण क्या है? कारण है इनके बनने की प्रक्रिया, इनके बनने का प्रोसेस। स्थल रूप है वो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलती हैं। पृथ्वी है वो सभी जगह समान नहीं है, इसकी सतह समान नहीं है, तो इसके पीछे कुछ कारण होंगे। अब कारण क्या है? कारण है इनके बनने का प्रोसेस। जैसे हम इंसानों को देखते हैं तो सभी इंसानों की हाइट समान नहीं होगी ना, कोई लंबा होगा, कोई पतला होगा, ठीक है, तो कोई मोटा होगा,
वो बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो अलग अलग सब, ठीक है। किसी का मुंह गोल है तो किसी का तीखा है, चौड़ा है, वो सब कुछ चीज़ें हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये मैं इससे मेरा मतलब क्या है, तो मेरा मतलब सिंपल सा ये है, अब ये जो सारी चीज़ें, कोई इंसान की हाइट लंबी है, पतली है, इसका कारण क्या है? कारण उनके बनने का प्रोसेस है। बनने का प्रोसेस इन द सेंस कि उनकी जेनेटिक है, उनके जीन कैसे थे, उनका खान पान कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, ये सारी फैक्टर करते हैं ना इंसान की, सब ओवरऑल ग्रोथ होती है इंसान की, उसमें सारे जो फैक्टर होते हैं वो काम आते हैं। तो आप ये कहोगे कि खान पान है उससे क्या फ़र्क पड़ता है? खान पान से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आपकी हाइट कम ज़्यादा है, आप मोटे पतले हो, खान पान से फ़र्क पड़ता है। जीन से आपकी सारी चीज़ें डिसाइड होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपस में इंटरलिंक होती है। तो सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं पृथ्वी पर भी। पृथ्वी पे जो भी स्ट्रक्चर बना है, जो भी आकृति बनी है, जो भी आकार बना है, अब उसके लिए कोई तो प्रोसेस रहा होगा। अब ये प्रोसेस क्या है? तो ये है स्थल प्रक्रिया। स्थल जो बना है, स्थल पे जो स्वरूप बना है, जैसे पहाड़ बने हैं, कोई पठार बना है, तो उनके जो बनने का प्रोसेस है उस पर ही डिपेंड करेगा। अब ये प्रोसेस कौन कौन सा, उसको हम जानते हैं। तो हम बात करते हैं, स्थल रूप है वो सभी जगह समान नहीं है। समान क्यों नहीं है? तो वो डिपेंड करता है इसके बनने की प्रक्रिया पे, इनके बनने के प्रोसेस पे। अब प्रोसेस अलग अलग होता है। कौन कौन से प्रकार के प्रोसेस होते हैं? तो जो हमारा स्थल रूप है उसके बनने की प्रक्रिया की बात करें तो दो प्रक्रिया होती है, दो प्रोसेस है। पहला आंतरिक प्रोसेस, आंतरिक प्रक्रिया। दूसरा होता है बाह्य प्रक्रिया, बाह्य प्रोसेस। हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी सरफेस है वो सभी जगह समान नहीं है। समान क्यों नहीं है? समान इसलिए नहीं है कि उनकी जो बनने की प्रक्रिया है, उनके जो बनने का प्रोसेस है वो अलग अलग था। जब बनने का प्रोसेस ही अलग अलग होगा तो जो बनेगी आइटम, जो चीज़ बनेगी वो भी तो अलग अलग होगी। किसी चीज़ को आप पीस के बना रहे हो तो वो अलग बनेगी, किसी को कूट के बना रहे हो तो वो अलग बनेगी। पीसने वाली ज़्यादा बारीक होगी, कूटने वाली थोड़े दाने दाने होंगे, तो वो अलग अलग ही बनेगी। सेम इसी प्रकार से जो हमारी सरफेस बनी है, जो हमारी सतह बनी है, उसमें अलग अलग प्रक्रिया थी, अलग अलग प्रक्रिया थी, वो अलग अलग होगी। अब ये अलग अलग जो प्रक्रिया थी, अलग अलग प्रोसेस थे, वो क्या क्या थे? तो एक थे आंतरिक, मतलब अंदर प्रोसेस चल रहे, जैसे कि आपका जीन है, जीन के कारण आप में जो जीन के कारण किसी इंसान की हाइट ज़्यादा होती है, किसी इंसान की हाइट कम होती है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। ये क्या है? ये आपका आंतरिक मैटर है। आपके अंदर जीन बाहर दिखाई थोड़ी देगा, ये तो अंदर का मैटर हो गया ना। तो वो आंतरिक प्रोसेस हो गया। कुछ बाह्य प्रोसेस होता है। बाह्य क्या? आप क्या खाना खा रहे हो, किस प्रकार से रह रहे हो, तो वो बाह्य प्रोसेस हो गया। सेम इसी प्रकार जो हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी की सतह की बात करते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर भी अलग अलग प्रोसेस काम करते हैं। एक होता है आंतरिक प्रोसेस जो इंटरनली काम करता है, जो अंदर से काम करता है, उसे आंतरिक प्रोसेस कहा जाता है। एक होता है बाह्य प्रोसेस, इसे कहा जाता है इंटरनल। इसे क्या कहा जाता है? इंटरनल प्रोसेस। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है, एक आंतरिक है, इंटरनल मतलब आंतरिक, एक्सटर्नल मतलब बाह्य। अब आंतरिक के बारे में पहले बात कर लेते हैं। आंतरिक प्रोसेस क्या होता है? देखो एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं लिखा होगा जितना अब मैं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। इंटरनल प्रोसेस को देखोगे थोड़ा आपका दिमाग है ना वो थोड़ा सुन्न हो जाएगा, तो आपको इसको ध्यान से देखना। अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो ध्यान से देखना, बहुत थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा। इतना एनसीईआरटी में नहीं लिखा, बट एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस वजह से। आंतरिक प्रक्रिया क्या होता है? आंतरिक प्रक्रिया, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये ऊपर वाला भाग है, ये है ना। एक बार मैं नई इमेज लेता हूँ। यहाँ पे मान लो ये पृथ्वी की एक प्लेट है, ये पृथ्वी की दूसरी प्लेट है। प्लेट क्या होती है? पृथ्वी की प्लेट क्या होती है? आप कहाँ पर रह रहे हो? अभी मैं एक इमेज दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकना है, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ जिससे कि आपके और भी क्लियर हो जाएगा मैटर पूरा। यहाँ से मैं आपको इमेज देता हूँ, जिससे क्या होगा, आपको चीज़ें समझ आएगी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। 1 मिनट, इमेज आपको बढ़िया सी दिखाता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। इसी को ले लेता हूँ। अब इस चीज़ को देखो, ये क्या है? इसे कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट नहीं, वो आप कॉलेज स्कूल में जो क्रस्ट होती थी वो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब होता है भूपर पट्टी। भूपर पट्टी मतलब क्या होता है? जिस पे हम रह रहे हैं, पृथ्वी की सतह जहाँ हम रह रहे हैं। मिट्टी देखो होती, मिट्टी
इसे क्या कहा जाता है, इसे भूपर पट्टी कहा जाता है। मिट्टी जहाँ पर हम रह रहे हैं वो क्या है, भूपर पट्टी है, वो क्रस्ट है। और वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है महाद्वीप। महाद्वीप का आप मतलब समझते हो, हमने कल पढ़ा था महाद्वीप, जहाँ भू है, जहाँ लैंड है, वो एक कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ। तो कॉन्टिनेंटल मतलब लैंड का पार्ट है, वहाँ जमीन का पार्ट है। क्रस्ट मतलब होता है भूपर पट्टी, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, भूपर पट्टी, महाद्वीपीय पट्टी है, महाद्वीपीय जो भूपर पट्टी है जहाँ हम रह रहे हैं। मिट्टी देखते हो आप, नीचे देखो, आपके आसपास मिट्टी दिखाई दे रही होगी, तो वो मिट्टी है, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होता है, अब हमने कल परसों ही देखा था, 2 दिन पहले ही देखा था लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर पूरा पार्ट आ गया, इसमें भूपर पट्टी भी आ गया, ये कठोर वाला पार्ट है ये आ गया। इन दोनों को कहा जाता है लिथोस्फीयर, ठीक है। जहाँ पर हम रह रहे हैं, पृथ्वी है जिसकी सतह पर हम रह रहे हैं, वो भूपर पट्टी, उसके नीचे वाला पार्ट है वो भी कठोर है। लिथोस्फीयर मतलब जो चट्टानी पार्ट है, जो रॉकी पार्ट है, जो चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ, चट्टानों से बना हुआ है। तो ऐसे पूरे पार्ट को, इस पूरे पार्ट को क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर। अब ये आपको ये चीज़ है ना, चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये लिथोस्फीयर है। इस पूरी को क्या कहा जाएगा, ये एक प्लेट है, ये जो पूरी है इसे क्या कहा जाएगा, एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ, एक बार मिटा के आपको फिर से बताता हूँ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। देखो लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, क्रस्ट मतलब ऊपर पट्टी। अब ये जो पूरी है ना, ये पूरी चीज़, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा प्लेट। क्या कहा जाएगा, प्लेट। प्लेट जिसमें खाना खाते वो प्लेट नहीं, ये प्लेट है महाद्वीप की हो सकती है, महासागर की हो सकती है। महासागर समुद्र जो होता है ना, उसके नीचे भी, समुद्र एक टाइम खत्म हो जाता है, उसके नीचे क्या होती है, उसके नीचे भी तो कुछ चट्टानी भाग होगा, उसे भी प्लेट कहा जाता है। महाद्वीप होता है, उसके नीचे भी चट्टानी भाग होता है जहाँ हम रह रहे हैं, तो उसे भी प्लेट कहा जाता है। प्लेट ऐसी एक बहुत बड़े भूभाग है, उसका लिथोस्फीयर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये सारे मिलकर एक ऐसी प्लेट बनती है, पूरा ऐसे एक आकार बन जाता है, इसी प्रकार का है ना, एक आकार बन जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे प्लेट कहा जाता है। अब ये प्लेट किधर आ रही है, ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट किधर जा, ये प्लेट इधर जा रही है। अब ये दोनों जब आपस में प्लेटें टकराएगी तब कुछ गतिविधि होगी ना, कुछ आकार होगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक प्रोसेस क्या चलते हैं, आंतरिक क्या क्या गतिविधियाँ होती है। तो पृथ्वी की जब बात करते हैं हम, पृथ्वी की सतह की बात करते हैं, तो उसमें कई प्रकार की जो अंदर होती है वो गतिविधियाँ चलती रहती है। तो क्या होता है, पृथ्वी की सतह में कई बड़ी बड़ी प्लेटें बनी हुई है, कई बड़ी बड़ी प्लेटें बनी हुई है। अब ये प्लेटें आपस में चलती रहती है। इसके नीचे ये क्या है, ये मैग्मा है, नीचे लावा पड़ा है। अब ये इनके ऊपर क्या फ्लो होती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, मतलब कहीं प्लेट इधर से इधर आ रही है। अब ये दोनों आपस में पास पास आएगी, पास पास आएगी तो क्या कर टकराएगी, टकराने से क्या होगा, एक प्लेट है नीचे चली जाएगी, भारी होगी नीचे चली जाएगी, हल्की होगी वो ऊपर आएगी, ठीक है। एक पहली गतिविधि क्या हुआ, ये दोनों आपस में टकरा रही है। ये मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात कर रहा हूँ, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बात कर रहा हूँ। आगे की क्लासों में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में आएगा, और ये बहुत कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, आगे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कन्फ्यूज नहीं होना है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लेटें होती है, कहाँ होती है, पृथ्वी के अंदर, जहाँ हम रह रहे हैं उसके अंदर ऐसी प्लेटें बनी हुई, जिस पे अभी हम बैठे हैं, जहाँ हमारे नीचे पृथ्वी है वो एक प्लेट है, ठीक है। ये सारी प्लेटें, अब ये प्लेटें क्या करती है, ये प्लेट इधर से इधर भी जा सकती है, आपस में पास पास भी आ सकती है। ये प्लेट से दूर दूर भी जा सकती है, मतलब इधर की ओर भी गति कर सकती है, कहीं भी बह सकती है। ये प्लेटें पास पास से भी जा सकती है, पास पास से मतलब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो एक दूसरे को साइड दे रही है, बीच में हाईवे बना हुआ, इधर से इधर जा रही, तो ये यहाँ से टकरा सकती है। अब ये जो प्लेटें होती है ना, ये प्लेट्स होती है, वो एक दूसरे के सामने आती है, एक दूसरे से दूर जाती है, और एक दूसरे के पास से जाती है, तो घर्षण होता है। अब इन सब के कारण 1, 2 और 3, इन तीनों के कारण जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है, उस पर कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। पृथ्वी में जो आंतरिक बात करें, पृथ्वी के अंदर की बात करते हैं, पृथ्वी के सतह के अंदर की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रोसेस चलता रहता है, कुछ गतिविधियाँ होती रहती है। ये गतिविधियाँ क्या होती है, तो ये प्लेटों का मूवमेंट होता है। जो प्लेट होती है वो चलती है एक दूसरे की ओर, अलग अलग जगह जाती रहती है, कोई पास पास में आती है, कोई दूर दूर में जाती है, कोई एक दूसरे के पास से होकर साइड देके आगे बढ़ जाती है। अब ये जो प्लेटें होती है, ये प्लेट्स जब मूवमेंट करती है, ये प्लेट्स जब गतिविधियां करती है, तो इसके कारण पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। अब ये जो परिवर्तन होता है ना पृथ्वी की ऊपरी सतह पे, ये आंतरिक, अंदर कुछ क्रिया हुई है, अंदर कुछ दिक्कतें हुई है, अंदर कुछ प्रोसेस हुआ, उसके कारण चेंजेस हुआ है। आपका शरीर है,
ठीक है, शरीर में आपने खाना खाया, खाना अंदर पच रहा है, कुछ ना कुछ चीजें हो रही है, उसके कारण आपका बाहर में चेंजेज आया, क्या हुआ, आपकी बॉडी बन गई है, शरीर मोटा हो गया, फूल गया है, तो बाहर जो चेंजेज आया उसके कारण क्या है, शरीर के अंदर कुछ प्रोसेस हुआ है। सेम इसी प्रकार से पृथ्वी की सतह के अंदर कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है, उस प्रोसेस के कारण ऊपर वाली सतह है उस पर चेंजेज आ गया, जैसे बॉडी के ऊपर वाले भाग पे चेंजेज आया था ना, उसी प्रकार से पृथ्वी की ऊपर वाली सतह पे चेंजेज आता है। तो ये चेंजेज आया वो किसके कारण आया, आंतरिक इंटरनल प्रोसेस की वजह से आया है, इसलिए इसे इंटरनल प्रोसेस कहा जाता है। तो पृथ्वी पे जो स्थल रूप बनते हैं उसका पहला कारण था इंटरनल प्रोसेस। तो इंटरनल प्रोसेस मतलब अंदर में कुछ गतिविधि हो रही है, पृथ्वी की सतह के आंतरिक में कुछ दिक्कतें हो रही है। अंदर पृथ्वी है, एक पृथ्वी मान लो गोला लो, ठीक है, गोले के अंदर एक बॉल है, फुटबॉल है, उसके अंदर वाला जो भाग है उसमें कुछ प्रोसेस हो रहा है, तो उसे इंटरनल प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अब ये प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है, इसके कारण क्या क्या प्रोसेस होती है, वो आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि ये जो प्लेटें पास पास में आती है, ठीक है, प्लेट्स होती है जब पास पास में आती तो इससे क्या होता है, जब ये प्लेट्स दूर दूर जाती है तो इससे क्या होता है, जब आसपास से टकरा के अलग होती है तो इससे क्या होता है, इनसे क्या होता है, अलग अलग चीज़ें बनती है। जब पास में आएगी तो अलग बनेगा, दूर जाएगी तो अलग बनेगा, घर्षण करेगी तो अलग होगा, तो इसके कारण कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। कई जगह आपने देखा होगा ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, कई जगह की आपने देखा होगा भूकंप आते हैं। तो इन सारी गतिविधियों के लिए ये जो प्लेट मूवमेंट होती है ये रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इतनी चीज समझ लो, आगे वाली क्लासेस में और चीजें समझेंगे, अभी तक के लिए इतनी चीज समझ लो। अब हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे आंतरिक मूवमेंट के बारे में कि पृथ्वी के अंदर क्या मूवमेंट चलती है। तो पृथ्वी के अंदर मूवमेंट के बारे में बात करी तो इंटरनल प्रोसेस को तो हमने समझ लिया, ठीक है, ये इंटरनल प्रोसेस होता है। अब कुछ बाह्य प्रोसेस भी होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस भी होता है। बाह्य का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब आपका शरीर है, ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये मान लो आप है, अब ये आप क्या कर रहे हो, आप है ना जा रहे हो वहाँ पे जिम में जा रहे हो और वेट उठा रहे हो, बॉडी बना रहे हो, वेट उठा रहे हो, ये क्या बाह्य कुछ प्रोसेस कर रहे हो, जिम विम कर रहे हो, बाह्य प्रोसेस कर रहे हो। मैं आया आपको मुक्का मारा, ठीक है, आपको किसी ने डंडा मारा, किसी ने तलवार मारी, अब इसके कारण शरीर पे कुछ ना कुछ तो चेंजेज आया, तलवार आई तो भाग कट गया, मुक्का मारा यहाँ पे सूजन आ गई, कुछ ना कुछ तो चेंजेज होगा ना। तो आपके बाह्य शरीर का जो बाहरी भाग है वहाँ पर जो चेंजेज आया, क्यों आया, क्योंकि बाहर से आपने कोई एक्टिविटी की है, बाहर से आपने कोई एक्टिविटी की है या बाहर से आपके साथ में कुछ हुआ, अंदर नहीं, ये अंदर वाला भाग यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बाहर मक्खी आई आपको काट के, वो फ्लाई होती है ना, मधुमक्खी जो होती है ना, वो आपको काट के चली होगी, यहाँ पे सूजन आ गई, ये क्या हुआ है, ये बाहरी भाग है, बाहर कुछ एक्टिविटी हुई है, बाहर कुछ प्रोसेस हुआ जिसके कारण आपकी बॉडी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्सटर्नल प्रोसेस, यानी कि बाहरी प्रोसेस, बाहर के कारण कुछ जो शरीर का बाह्य भाग है वहाँ प्रोसेस देखने को मिला है। तो इसी प्रकार से जो पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, गोल पृथ्वी मान लो, इसकी सतह का ये जो बाहरी भाग है यहाँ पे कुछ गतिविधियाँ हुई, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई है, इसके कारण इसमें परिवर्तन देखने को मिला है, इसे कहा जाता है एक्सटर्नल प्रोसेस, बाह्य प्रक्रिया। अब यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे अंदर में हमने बात की थी प्लेटों का मूवमेंट्स होता है, जो प्लेट्स होती है वो मूवमेंट करती है, ठीक है, तो बाहर भी कुछ ना कुछ तो चीज़ें हो रही होगी, तो बाहर की चीज़ों के बारे में हम आपको यहाँ से समझा देते हैं। एक मिनट रुकना, बाह्य प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस, अब एक इमेज लेते हैं, उससे आपको समझाता हूँ अच्छे से कि बाह्य प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ये देखो, इस इमेज को ध्यान से देखो, ये इमेज आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। ये क्या है, ये कोई भी पहाड़ मान लो, कोई लैंडफॉल मान, कोई ना कोई आकार बना हुआ है, ठीक है, पहाड़ बना हुआ है, एक जगह बनी हुई है, ठीक है, वहाँ पे पहाड़ है, थोड़े बहुत दोरे रेती वगैरह सारी चीज़ें बनी हुई है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बारिश हुई, रेनफॉल हुई, हवा चली, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो, क्या क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है, रेनफॉल हो सकती है, या फिर बर्फ़ एक साथ नीचे आ सकता है। तो ये जो सारी प्रोसेस है, इनके कारण क्या हो रहा है, इनके कारण ये देखने को मिल रहा है कि इस सब के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो चीज़ें हैं वो टुकड़े हैं वो टूट रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, ये एक पहाड़ है, क्या है, पहाड़ है, अब यहाँ पे बारिश हो रही है, विंड चल रही है, रिवर है वो बह रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है, एक जगह रिवर भी जा रही है, बारिश भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है, इसके कारण जो ये पहाड़ था यहाँ से क्या हुआ, टुकड़े टूटे, ये जो पहाड़ था यहाँ से टुकड़े है, कंकड़ है वो टूटे। अब ये जो टूटने का प्रोसेस है, ये जो टूटने का प्रोसेस, एक पहाड़ है, एक पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ मान लो, इससे
ये विंड वगैरह, विंड चल रही है, बारिश चल रही है, रिवर चल रही है, ये सारी है, इसके कारण पहाड़ से ये जो टुकड़े थे ये टूटे। ओनली क्या हुआ, ये टूट गए। ठीक है, आप यूँ खड़े हो, आपको किसी ने डंडा मारा, ठीक है, डंडा मारने से क्या हुआ, आपका हाथ है वो टूट गया। ये जो हाथ है वो टूटने का घटना है, हाथ के टूटने का घटना। जैसे एक रोटी है, रोटी को आपने टुकड़े को तोड़ा, तोड़ने की घटना, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेदरिंग। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय। वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय। क्या होता है अपक्षय, वेदरिंग क्या होता है, रोटी का टुकड़ा लिया, उसे यहीं से तोड़ दिया, आपने हाथ से तोड़ा, किसी कारण से रोटी का टुकड़ा यहाँ से टूटा। ये जो टूटने का प्रोसेस, ओनली टूटने का, यहाँ पे था, ये टूट के अलग होगा, इसे टूटने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वेदरिंग, अपक्षय। तो पहाड़ों से जो टुकड़े होते हैं, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, उनके टूटने का, ओनली टूट रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, यहाँ से टूटे, ये पहाड़ था, यहाँ से टुकड़ा है वो टूटा है, तो टूटने के प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है, अपक्षय कहा जाता है। रोटी के टुकड़े को तोड़ा, तोड़ने के प्रोसेस को ही वेदरिंग कहा जाता है, अपक्षय कहा जाता है। ओनली तोड़ने के प्रोसेस को अपक्षय कहा जाता है। मैं बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में और एक नया वर्ड आएगा। वेदरिंग समझ में आ गया। वेदरिंग का मतलब होता है टूटना। वेदरिंग का मतलब होता है किसी टुकड़े का किसी भी पृथ्वी का है, भूभाग है, कोई पहाड़ है, कोई पठार है, वहाँ से कंकड़ पत्थरों का टूटना, वहाँ से कंकड़ पत्थरों का टूटना। क्यों टूटते हैं, बारिश के कारण टूट सकते हैं, रिवर आ रही लंबे समय तक उसके कारण टूट सकते हैं, विंड बह रही लंबे समय उसके कारण टूट सकती है। तो ये टूटने का प्रोसेस है, इसे कहा जाता है वेदरिंग। अब वेदरिंग के बाद में नेक्स्ट आता है इरोजन। वेदरिंग के बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है इरोजन। सेम वापस वहाँ जाते हैं, ये रोटी थी, ये टुकड़ा टूटा, टूट के यहाँ पे अलग आ गया, टूटा, टूटने के प्रोसेस को क्या कहा हमने, इसको कहा वेदरिंग, इसको कहा वेदरिंग या अपक्षय। अब ये टूट के इसको अलग लेके गए, अलग कैसे गया, रिवर तो आई रही थी, रिवर के साथ आ गया, ठीक है, ये हवा बह रही थी, हवा के साथ आ गया, तो टूट के अलग जाने का प्रोसेस है, टूट के अलग जा रहा है, ये जा रहा है, जाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अपर्दन। इसको कहा जाता है अपर्दन, या इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इरोजन, इरोजन। तो अपर्दन और इरोजन किसे कहा जाता है, अपर्दन और इरोजन किसे कहा जाता है, यहाँ पे ये पहाड़ है, ठीक है, पठार है, यहाँ से ये कंकड़ पत्थर टूटे, टूटने के प्रोसेस को हमने क्या कहा, वेदरिंग कहा, अपक्षय का। जब ये टूट के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे, रिवर के कारण, विंड के स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे, तो ये जो जाने का प्रोसेस है, ये जो जाने का प्रोसेस, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेदरिंग। रोटी ली, ठीक है, तोड़ी, अपक्षय हो गया, फिर आपने हाथ से उठाया, हाथ से उठाया, मुंह तक ले जा रहे हो, ये जो मुंह तक ले जा रहे हो, इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है इरोजन, इरोजन, अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है जाना, बहना, नदी के कारण, हवाओं के कारण एक जगह से दूसरी जगह कंकड़ पत्थरों का जाना अपर्दन कहलाता है। तो अपर्दन समझ में आ गया, वेदरिंग समझ में आ गया, सिंपल भाषा में आया, ठीक है, सिंपल भाषा में। रोटी का टुकड़े का टूटना क्या है, वेदरिंग है, कंकड़ पत्थरों का टूटना क्या है, वेदरिंग है, अपक्षय है, अपक्षय, क्षय हो गया, उसका टूट गया वहां से, फिर टूट के एक जगह से दूसरी स्थान रवाना हो गया, रवाना होगा, टूट के रोटी का टुकड़ा तोड़ा और मुंह की ओर ले जा रहे हैं, तो ये ले जाने का प्रोसेस है, वो क्या है, अपर्दन है, इरोजन है। अब लेके जा रहे, ठीक है, रोटी का टुकड़ा तोड़ भी दिया, लेके भी चले गए, लेके जा रहे जा रहे, अब ये जो मुंह में रखा, टुकड़े को मुंह में रखा, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिपोजिशन, डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण, डिपोजिशन, इसे क्या कहा जाता है, निक्षेपण, निक्षेपण। निक्षेपण किसे कहा जाता है, सिंपल भाषा में निक्षेपण किसे कहा जाता है, निक्षेपण या डिपोजिशन। निक्षेपण या डिपोजिशन क्या होता है, तो रोटी के टुकड़े को तोड़ा, तोड़ के हम ले गए, लेके किसी जगह पे जाके जमा कर दिया, इसे क्या कहा जाता है, तोड़ना, अपक्षय, वेदरिंग। ये जो जा रहा है इसे क्या कहा जाएगा, अपर्दन। किसी जगह जमा कर दिया इसे क्या कहा जाएगा, निक्षेपण। किसी जगह जमा कर दिया इसे क्या कहा जाएगा, निक्षेपण। तो सेम लाइक आता है कहाँ पर, ये जो पहाड़ पत्थर वगैरह होते हैं वहाँ पे आ जाता है, माउंटेन है, जो भी प्लेट्यू है वहाँ पे भी सेम प्रोसेस लागू होता है, कि यानी कि वहाँ पे किसी कंकड़ पत्थरों का टूटना क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। कंकड़ पत्थर टूट रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा, वेदरिंग कहला जाएगा। अब टूट के ये जो टूट गए,
टूट के एक जगह से दूसरे स्थान जा रहे हैं, इसे क्या कहा जाएगा, इरोजन कहा जाएगा। देखो लिखा है मूविंग ब्रोकन मटेरियल, जो टूटे हुए है पार्ट है वो मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो मूविंग ब्रोकन मटेरियल्स, इसे क्या कहा जाता है, इरोजन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेदरिंग मतलब टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, ब्रेकअप रॉक। और लास्ट में है डिपोजिशन, यहाँ पे आके जमा हो गई, इसे कहा जाता है डिपोजिशन। मटेरियल डिपोजिट इन द न्यू स्पॉट, एक अलग जाके स्थान पे ये डिपोजिट हो गए। रोटी का टुकड़ा टूटा, अपक से यानी कि वेदरिंग, टूट के जा रहा है, ये इरोजन अपर्दन, और मुंह में जाके जमा हो गया, ये क्या होगा, डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण। इतना प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब ये टूटता कहाँ से है, टूटता पहाड़ों से पठारों से है, जाता कहाँ से, रिवर और विंड की सहायता से। और डिपोजिट कहाँ होता है, जहाँ मैदानी भाग होता है, आपने नाम सुना होगा गंगा रिवर है, गंगा रिवर का जो मैदान बनता है वो किसके कारण बना है, वो डिपोजिशन के कारण बना है, वो निक्षेपण के कारण बना है। और ये टूटे कहाँ से, हिमालय से कंकड़ पत्थर टूटते हैं, अपक से होता है उसका, अपर्दन की सहायता से, इरोजन की सहायता से वो बहते आते हैं, आखिर में आके ये जमा हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डिपोजिशन। ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया, टूट रहे हैं, जा रहे हैं और जमा हो रहे हैं, टूटा गया और जमा हो गया, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को समझ में। तो ये है एक्सटर्नल प्रोसेस, इसके कारण है वो पृथ्वी के ऊपर चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक आंतरिक प्रोसेस होता है जिसके कारण भी पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर वाली सतह है उस पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। शरीर का बॉडी है, मतलब जो बॉडी है, बॉडी के अंदर भी कुछ प्रोसेस होती है, कुछ प्रक्रिया होती है, उसके कारण चेंजेस देखने को मिलती है। एक प्रोसेस क्या होता है, एक बाह्य प्रोसेस होता है, बाहरी जो गतिविधियाँ होती है, बाहर में क्या हो रहा है, खाना, बॉडी बना रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो वो बाहरी प्रोसेस है, उसके कारण भी शरीर में चेंजेस देखने को मिलता है। और इसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल प्रोसेस, एक होता है इंटरनल प्रोसेस। इन दोनों के कारण पृथ्वी की सतह पे कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। मेन जो उद्देश्य था, मेन मुद्दा था, वो यही समझाना था। अब ये जो शब्द है ना, इरोजन, डिपोजिशन, वेदरिंग, ये है ना एडवांस क्लासेस जब हम देखेंगे तब ये जो वर्ड्स है वापस आने वाले हैं और डिटेल में आएंगे। वेदरिंग के भी कई फैक्टर होते हैं, टाइप्स होते हैं, इरोजन के भी टाइप्स होते हैं, केमिकल इरोजन क्या होता है, ठीक है, फिजिकल इरोजन क्या होता है, अलग अलग टाइप्स होने वाले, डिपोजिशन के भी अलग अलग टाइप आने वाले हैं। तो वो जो टाइप्स को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में आने वाले, आगे वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिटेल में होगी। तो अभी इनका मतलब ध्यान से देख लेना, क्योंकि आगे वाली क्लासेस में इन सब के बारे में डिटेल में आते हैं और यूपीएससी इन पे क्वेश्चन भी पूछ सकती है। डिपोजिशन के, केमिकल डिपोजिशन कौन सा होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस वजह से इसके मतलब पता होने चाहिए आपको, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इन डिटेल में जब पढ़ेंगे तो और चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन शब्दों के बारे में अभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे पढ़ेंगे तब कन्फ्यूजन नहीं होगी इससे। ओके, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ें होती क्या है। यहाँ पे एक बार लिखा भी है, एक बार देख लीजिए। ये है वेदरिंग, ब्रेक डाउन रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड सेडिमेंट। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट का मतलब होता है अवसाद, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। ये जो रॉक्स होते हैं उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, इसे क्या सेडिमेंट यानी अवसाद के रूप में कहा जाता है, ठीक है। ये केमिकल और फिजिकल, ये आगे आने वाला है। फिर टूट के एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो मूव सेडिमेंट्स ब्रोकन डाउन रॉक्स फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, एक स्थान से ये दूसरे स्थान जा रहे हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहता है इरोजन। कैसे जा सकता है ये, वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, आइस के थ्रू, मतलब नदियों की सहायता से, हवा की सहायता से, आइस के कारण, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ये डिपोजिशन, ड्रॉप सेडिमेंट्स ब्रोकन डाउन रॉक्स, जो टूटे हुए रॉक्स है, इन न्यू पैलेस, अलग जगह जाके जमा हो जाना। और जमा ये क्या होते हैं, विंड कैन ड्रॉप सैंड इन द न्यू पैलेस क्रिएट सैंड ड्यून्स। विंड होती है एक जगह से दूसरी जगह जाके, जो रेती के टुकड़े होते हैं, रेती के बारीक जो भी कण होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जमा कर देती है। इससे क्या होता है, इससे नया जो माउंट बनते हैं ना, रेतीले, आपने देखे होंगे जैसलमेर वगैरह में जाते हुए, तो रेतीले दोहरे देखे होंगे, दोहरों की धरती है ना, तो वो दोहरे कैसे हुए, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, ड्यून्स बनते हैं, ठीक है, एक ड्यून बन जाते हैं, वो इसी के कारण बनते हैं। तो वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया। ये प्रोसेस बाहर ही है प्रोसेस। यहाँ पे ये देख लो, ये यहाँ से टूटे, इसे क्या कहा गया, अपक्षय, ठीक है। ये टूट के जा रहे हैं, गए यहाँ से यहाँ गई, ये क्या चीज़ होगी, ये होगी अपर्दन। और यहाँ जाके देखो जमा हो गई, ये जमा हो गई, इसे क्या कहा, इसे निक्षेपण। अब आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, टूटे, गए और जमा हो गई। अब आपको आसानी से समझ में आ गया। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेना, प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है, प्रैक्टिकल आसानी से समझा देता है। तो यही प्रोसेस के बारे में मैं अभी तक समझा रहा था।
ओके, चीज़ें क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ें होती है, तो अभी हमने बात की थी कि पृथ्वी के अंदर है ना, पृथ्वी के अंदर और बाहर, मतलब आंतरिक और बाह्य, एक्सटर्नल, कुछ क्या होता है, प्रक्रिया होती है, कुछ प्रक्रिया होती है। इन प्रक्रिया के कारण पृथ्वी के ऊपर कुछ चेंजेज आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं, तो इसके कारण पृथ्वी है वो समतल नहीं होती, अलग अलग हो सकती है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ हो सकती है, फिर ऊबड़ खाबड़ फिर नीचे हो सकती है। तो ये प्रोसेस देखने को मिलता है। अब इसके कारण क्या है, इसका कारण आंतरिक और बाह्य है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। ये तो हमने बात कर ली कि इसके कारण होता है, और कारण देखो हमने देखी कि भोजन मतलब शरीर के अंदर प्रोसेस, जैसे हमने खाना खाया, जो भी पचा वगैरह, उसके कारण है। जिम की है तो उसके कारण चेंजेस आते हैं, कुछ अंदर क्रिया की हमने, कुछ बाहरी क्रिया की। अंदर क्या हुआ, हमने कुछ चीज़ें खाई, बाहर क्या किया, हमने जिम की। तो इन दोनों से हमारे शरीर में चेंजेस क्या आया, अंदर कुछ काम किया हमने, अच्छे से खाना खाया, अच्छे से डाइट ली, बाहर क्या हमने की, बाहर वर्कआउट की। तो इन दोनों खाने से, वर्कआउट से हमारे शरीर में चेंजेस क्या आया, चेंजेस क्या, हमारे बाइसेप बने, हमारे ट्राइसेप बने, हमारी चेस्ट बनी। तो ये कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। तो ये चेंजेस देखने को मिली, तो यही तो प्रोसेस है। सेम लाइक यहाँ पे कि अंदर और बाहर, आंतरिक और बाह्य कुछ चेंजेस, कुछ प्रक्रिया हुई है, उसके कारण पृथ्वी की सतह पे कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो ये चेंजेस क्या क्या देखने को मिले हैं, अब उसके बारे में देखेंगे। हम अभी कह रहे थे ना, बॉडी कैसे बनी, बाइसेप कैसे बने, ट्राइसेप बने, कारण देख लिए, लेकिन क्या क्या बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिंपल बात यह है कि पृथ्वी के स्थल रूप होते हैं वो दो प्रक्रिया के कारण, बाह्य और आंतरिक जो प्रक्रिया उसके कारण बने हैं। लेकिन क्या क्या बनता है उसके बारे में बात करें तो क्या क्या बनता है, पर्वत बनते हैं। आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं के कारण क्या बनता है, पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं, मैदान बनते हैं। पृथ्वी सब जगह समान नहीं है। क्यों नहीं है, दो कारण है, आंतरिक कारण, बाह्य कारण। हमने आंतरिक और बाह्य दोनों कारणों के बारे में चर्चा की। अब दोनों कारणों के बारे में चर्चा करने के बाद हम बात करते हैं कि पृथ्वी में समान नहीं है तो क्या चीज़ें देखने को मिलती है, हर जगह इक्वल नहीं है तो क्या है, तो कहीं पे पर्वत देखने को मिलते हैं, कहीं पे पठार देखने को मिलते हैं, कहीं पे मैदान देखने को मिलते हैं। तो अब बात करेंगे पर्वत क्यों देखने को मिलते हैं, कैसे देखने को मिलते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं, पठार क्यों मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, और मैदान क्यों, कहाँ, कैसे मिलते हैं। तीनों के बारे में डिटेल से अब हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पर्वतों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन के बारे में। लिखो पर्वत, क्या लिखना है, पर्वत, माउंटेन्स यानी कि पर्वत। अब पर्वत क्या होते हैं, पर्वत किसे कहा जाता है, पर्वत कहते क्या, पर्वत की परिभाषा क्या है। तो पर्वत की परिभाषा की बात करें, ये एक समतल भूमि है, समतल भूमि से एक ऊपर उठा हुआ पार्ट, समतल भूमि है, समतल भूमि से एक ऊपर उठा हुआ भाग जो कि बहुत ऊंचा है, जो कि बहुत ऊंचा है। ऊपर से क्या है, ऊपर से फ्लैट नहीं है, ऊपर से सीधा नहीं है, ऊपर हॉर्न होता है। हॉर्न का मतलब क्या है, सींग होता है। ठीक है, एक चोटी होती है। हॉर्न मतलब वो गाड़ी वाला हॉर्न नहीं, हॉर्न का मतलब चोटी। ठीक है, ये ऐसी चोटी, वो हॉर्न का भी मतलब यही तो ऊंचा ही होता है। तो ठीक है, पर्वत किसे कहा जाता है, माउंटेन किसे कहा जाता है, तो एक समतल भूमि, वहाँ से एक ऊपर उठा हुआ पार्ट जो कि बहुत ऊंचा होता है। ऊपर से कैसा होता है, ऊपर से उसकी चोटी होती है, एकदम फ्लैट नहीं होता, चोटी होती है। और ये जो पार्ट है इसे क्या कहा जाएगा, इसे माउंटेन कहा जाएगा, इसे पर्वत कहा जाएगा। पर्वत क्या होता है, ऊंचा उठा हुआ भाग। ये नॉर्मल सतह है, उसे ऊपर उठा हुआ भाग, उसे क्या कहा जाएगा, उसे पर्वत कहा जाएगा। समझ में आएगा, पर्वत की परिभाषा समझ में आएगी, ऊपर उठा हुआ पार्ट है। ठीक है, ये देखो, ये समतल भूमि है, यहाँ से ये ऊपर उठा हुआ पार्ट है। ऊपर से कैसा है, ऊपर से देखो चोटी है, ऐसे समतल तो नहीं है ना, इस प्रकार समतल नहीं, ऊपर से चोटी है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे पर्वत कहा जाता है। पर्वत की परिभाषा समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले ये विशेषता वगैरह बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं पर्वत की टाइप के, टाइप ऑफ माउंटेन के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ माउंटेन, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, या पर्वतों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। पर्वतों के प्रकार, अब ध्यान से देखना, पर्वतों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ध्यान से यहाँ पे नज़र चाहिए, मेरे को ध्यान चाहिए, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। पहला टाइप कौन सा है, वल्लित पर्वत। वल्लित पर्वत, इसे क्या कहा जाता है, वल्लित पर्वत को इसे फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है।
सेकंड कौन सा आता है? सेकंड आता है ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड के बाद में कौन सा आएगा? ब्लॉक माउंटेन। लिखो ब्लॉक माउंटेन। दूसरा कौन सा है? ब्लॉक माउंटेन। स्पेलिंग यही है, माउंटेन समझ लेना, ऐसे मत बोलना मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है। रुको मैं अभी समझा देता हूँ समझ क्यों नहीं आ रहा है। रुको, ब्लॉक लिखो, माउन ये लिखा है मैंने, ठीक है, ये लिखा था मैंने। तो दूसरा कौन सा है? ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहा जाता है ब्रंसोत माउंटेन, बहुत ब्रंसोत पर्वत। लेकिन ब्लॉक ही याद रखना, ये ब्रंसोत वगैरह याद नहीं रहेगा। और मेंस में भी ब्लॉक माउंटेन लिख देना अगर क्वेश्चन आए ना, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। इतना सिंपल भी वो शुद्ध हिंदी नहीं मांगते हैं, उनको खुद को पढ़ने में नहीं आएगा ये होता है क्या, लिखा क्या है। ये ऐसे लिखा मैंने, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है ब्रंसोतथ माउंटेन पर्वत, ब्रंसोतथ पर्वत, ठीक है। बट ये मत याद रखना, ये ब्लॉक माउंटेन याद रखना। उसके बाद में होता है ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन। तो हमने यहाँ पे बात की 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। पर्वतों के टाइप के बारे में बात की तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वल्लित पर्वत, एक होता है ब्लॉक माउंटेन, तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। कितने प्रकार के माउंटेन होते हैं? पर्वतों के प्रकार कितने होते हैं? फिर से देखो, पर्वतों के प्रकार कितने होते हैं? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पर्वतों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले आता है वल्लित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, वल्लित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। दूसरा कौन सा देखा हमने? दूसरा था ब्लॉक माउंटेन, ब्रोंसोतथ पर्वत। दूसरा है ब्लॉक माउंटेन, ब्रोंसोतथ पर्वत। तीसरा कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन। तो 3 प्रकार के ये माउंटेन होता है। अब डिटेल में इन तीनों के बारे में बात करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया कि 3 प्रकार के पर्वत होते हैं, ठीक है। विशेषता के बारे में अभी देखना आपको, विशेषता क्या होती है, पर्वतों की विशेषता क्या होगी। सबसे पहले शिखर छोटा होगा। एक बार रुको, मैं आपको सारी चीज़ें समझा ही देता हूँ ना, यहाँ पे ये विशेषता वगैरह सारी चीज़ें क्लियर ही कर देता हूँ, बाद में सारी चीज़ें समझना। ये देखो, ये पर्वत है। अब आपको विशेषता देखनी, पर्वतों की विशेषता क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इनका शिखर, ये इनकी चोटी है। अब ये चोटी कैसी है? चौड़ी है क्या? नहीं, इनकी जो चोटी होती है वो चौड़ी नहीं होगी। चोटी होगी, चौड़ी नहीं, तो इसका मतलब क्या है? शिखर है वो छोटा होगा, तो ये छोटा होगा। चोटी है वो कैसी? छोटी होगी। चोटी है वो छोटी है। इनकी जो चोटी है, इनकी जो पीक है वो कैसी है? वो छोटी है, मतलब ज़्यादा चौड़ी नहीं, एकदम तीखी है ऊपर से। देखो एक तीखी बनी हुई है, ये देखो यहाँ पे ये तीखी बनी हुई है। तो इनकी जो चोटी होगी वो छोटी होगी, मतलब ऊपर से तीखी होगी, ज़्यादा चौड़ी नहीं होगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद में बहुत ऊंचे होते हैं। हिमालय है, ठीक है, ये बहुत हाइट है, इसकी बहुत हाइट है। कई बार तो बादल भी इनके नीचे से जाते हैं, तो ये ऊंचे बहुत होते हैं। जरूरी नहीं कि सारे भी ऊंचे होते हैं, बस मोस्ट ऑफ होते हैं वो ऊंचे होते हैं। फिर भी ऊंचे तो होते ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी ऊंचे होते हैं, ठीक है। तभी तो पर्वत कहा जाता है, नहीं तो फिर ये ऐसे एक टीबा सा बना हुआ उसे पर्वत थोड़े ही कहेंगे, ठीक है। वो तो ओनली टीबा बना हुआ है, तो वो पर्वत नहीं होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ऊंचे भी होते हैं, कम से कम 100 मीटर तो होंगे, ठीक है। तो ये ऊंचे भी होते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान, ये एक अलग कॉन्सेप्ट होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तापमान है वो कम होगा, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे वैसे तापमान कम होगा। तो तापमान कम होने के कारण क्या होता है, कई बार जो ऊंचे पर्वत होते हैं उनके ये शिखर होता है, वहाँ पे बर्फ़ जमी होती है। ये जो शिखर है वहाँ पे बर्फ़ जमी है, तो ऊंचाई के साथ में तापमान कम होता है। तापमान कम होने के कारण कुछ पर्वत है उनकी जो ऊंचाई होती है वहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है। जैसे कि हिमालय के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है, और इसको क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं ग्लेशियर। इसको हम ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर किसे कहा जाता है? हिमानी। ग्लेशियर का हिंदी होता है हिमानी। तो हिमानी और ग्लेशियर किसे कहा जाता है? तो कई बार पर्वतों की जो हाइट होती है वो बहुत ऊंची होती है, तो ऊंचाई के साथ में तापमान कम होता है। कम होने के कारण जो ऊंचे वाला भाग है वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, इसे ग्लेशियर कहा जाता है, इसे हिमानी कहा जाता है। समझ में आ जाएगा? हिमानी और ग्लेशियर किसे कहा जाता है? तो ऊंचाई के साथ में जब तापमान कम होता है, तापमान कम होने के कारण वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, और इसे हिमानी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे ग्लेशियर कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ पर्वत होते हैं वो समुद्र के अंदर भी होते हैं। अब समंदर के अंदर कैसे होते हैं? समंदर मतलब होता है सी, समंदर ये है, इसके अंदर वाला जो भाग होता है वहाँ पे भी पर्वत होते हैं। हालांकि ये हमें नहीं दिखते, बट वहाँ पे आपने कभी टीवी वगैरह में देखे होंगे ना, जब देखना कोई कार्टून वगैरह चल रहे हैं तो वो अंदर ऐसे ये वो तैरते रहते, लेकिन अंदर में हमने देखा होगा इस प्रकार के पर्वत भी बने हुए हैं, ठीक है। टीवी में आप कभी देखना
तो वो समुद्र के अंदर वाले पर्वत है, ठीक है। समुद्र के अंदर भी पर्वत बने होते हैं जो हम देखते हैं टीवी वगैरह में। तो ये इनकी ऊंचाई कई बार बहुत ऊंची होती है, लेकिन हमें इसे फील नहीं कर पाते बिकॉज कि हमें दिखते नहीं हैं। समंदर के अंदर, हम समंदर में जाएंगे नहीं तो हमें दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो समंदर के अंदर होते हैं। अब यहाँ की जलवायु कठोर होगी, ऑब्वियस है। यहाँ पे ना तो आप खेती कर पाओगे, और जलवायु कठोर क्यों होगी, ऊंचाई पे होगी तो सर्दी ज़्यादा होगी, और नीचे तो आपको वैसे कुछ चीज़ें मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। पर्वतों वाला जो रीजन होता है, जैसे हमारा लद्दाख वगैरह देख लो, तो वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम रहती है, ठीक है। ये जनसंख्या कम देखने को मिलती है। तो बस यही है। और कई बार क्या होता है, ये पर्वत सारे देखो एक श्रृंखला में, ये पर्वत है, फिर ये पर्वत है, फिर ये पर्वत है, ये बहुत सारे पर्वत एक साथ में, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे पर्वतों की विशेषता के बारे में बात की। क्या क्या पर्वतों की विशेषता है। पर्वतों की विशेषता की सबसे पहला पॉइंट देखा कि इसका शिखर है वो चौड़ा होता है। इसका शिखर कैसा होता है, शिखर चौड़ा कम होता है। शिखर है वो पतला होता है, संकरा होता है। इसका शिखर है वो चौड़ा कम होता है। पहला पॉइंट हमने देखा था, ये शिखर है वो कम चौड़ा है। आपको देखने से समझ में आ रहा है, ठीक है। चोटी है वो ऊंची है, हाइट भी जनरली वो ऊंची रहती है, हाइट भी जनरली ऊंची रहती है। तो ऊपर वाला जो भाग होता है वहाँ तापमान कम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे ग्लेशियर कहा जाता है। जनसंख्या यहाँ की कम होती, बिकॉज यहाँ पे खेती करना वगैरह वो पॉसिबल नहीं है। ये भी चीज़ हमें देखी थी। ग्लेशियर के बारे में कई बार समुद्र के अंदर भी पर्वत बने हुए होते हैं, ये चीज़ भी है। खेती के लिए उपयुक्त बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और पर्वत श्रृंखला एक श्रृंखला में होते हैं, पर्वत कई बार श्रृंखला में होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, माउंटेन रेंज कहा जाता है, ठीक है। तो ये पर्वतों के बारे में कुछ विशेषता थी, ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम बात कर लेते हैं वल्लित पर्वत, फोल्ड माउंटेन के बारे में, ठीक है। फोल्ड माउंटेन के बारे में, इससे पहले आप है ना एक इमेज देख लो कि कौन कौन से पर्वत है। रुको एक मिनट, यहाँ पे एक इमेज है, एक मिनट रुकना, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे ये देख लो। यहाँ पे कौन सा हमारा हिमालय बना हुआ है, ये भारत और नेपाल, ये चाइना, इधर हिमालय बना हुआ है। यहाँ पे कौन सा है, ये यूराल माउंटेन है। यहाँ पे रसिया है, यहाँ पे यूरोप है, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में है यूराल माउंटेन। हमने देखा था ना कल, यूरेशिया रीजन यहाँ पे बनता है, तो वही यूराल माउंटेन है, ठीक है। और फिर ये कौन सा है, आल्प्स है। ये देखो आल्प्स पर्वत है, ये ऐसे ऐसे फैला हुआ आल्प्स है। फिर ये कौन सा है, ये अल्पेशियन है, ये रॉकी माउंटेन है। कहाँ पर है ये यूएसए में, यूएसए में। ये देखो संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमेरिका में है, ठीक है। ये कौन सा एंडीज है, ये एंडीज पर्वत है, ठीक है। और ये कौन सा, ग्रेट डिवाइडेड रेंज है। यहाँ पे खाई बनी हुई है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पे खाई बनी हुई है। खाई के चारों ओर यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला ऊंचा उठा हुआ भाग है, तो ये वो वाला भाग है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये इमेज क्यों दिखाई कि मैं जब बात करूंगा, मैं हिमालय का एग्जांपल दूंगा, मैं एंडीज का एग्जांपल दूंगा, मैं रॉकी का एग्जांपल दूंगा, तब आप समझ लेना मैं किस जगह के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिखाया है, इसलिए मैंने ये इमेज दिखाया है। ओके, चीज़ समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन के बारे में, फोल्ड माउंटेन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फोल्ड माउंटेन, वल्लित पर्वत के बारे में। अब फोल्ड माउंटेन को समझने से पहले, फोल्ड माउंटेन, इससे पहले इसकी स्पेलिंग देखो क्या है, फोल्ड। इसका मतलब, फोल्ड का मतलब क्या होगा, हम किसी चीज़ को फोल्ड कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ पड़ रही है, अब इसको फोल्ड कर दिया हमने, इस प्रकार से फोल्ड कर दिया, तो वो कैसे बन गई, ऐसे बन गई। तो फोल्ड का मतलब होता है फोल्ड, वल्लित, एकदम घुमा हुआ, फोल्ड किया हुआ है, जमाया हुआ है। तो अभी फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं। फोल्ड का मतलब तो आपको समझ में आया, किसी चीज़ को हमने फोल्ड किया है, मोड़ के रखा है, उसे फोल्ड कहा है। तो ये पर्वत भी फोल्ड हुए हैं, मुड़े हुए हैं। अभी कैसे बनते हैं, यहाँ पे देखो, एक इमेज देखते हैं फोल्ड माउंटेन की, ये रही। एक बार इसे क्लीन करने दो। हमने देखा था अभी प्लेट टेक्टोनिक को देखा था थोड़ी देर पहले, आंतरिक प्रोसेस को देखा था हमने कि आंतरिक प्रोसेस होता क्या है। अंतर में जो हमने बात की थी कि पृथ्वी के जो अंदर वाला भाग है वहाँ पे कुछ प्रोसेस चलता है, वहाँ पे कुछ प्रक्रिया चलती रहती है। उसके कारण हमने देखा था कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वहाँ पे कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। ये चीज़ हमने देखी थी। तो क्या क्या प्रोसेस चलता है उसमें हमने बोला था कि कुछ प्लेटें हैं, कुछ प्लेट्स है वो पास पास आ रही है, कुछ प्लेट्स है वो दूर दूर जा रही है, और कुछ प्लेट्स है वो एक दूसरे से टकरा के विपरीत दिशा में, ये इधर जा रही है तो ये उधर जा रही है, ठीक है, विपरीत दिशाओं में जा रही है। अब ये चीज़ें हमने देखी थी। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये प्लेट्स है वो एक दूसरे के पास पास आ रही है। एक प्लेट इधर से इधर आई, एक प्लेट है वो इधर से इधर आई। अब दो प्लेट है वो सेम डायरेक्शन में आ रही है, दोनों स्पीड में आ रही है। अब आएगी सेम डायरेक्शन में तो क्या हुआ, टकराएगी। सेम डायरेक्शन में आएगी तो टकराएगी। टकराने से क्या होगा, भारी प्लेट होगी वो नीचे दब जाएगी,
भारी प्लेट होगी वो क्या होगी, नीचे दब जाएगी। हल्की प्लेट है वो क्या हुआ, ऊपर चढ़ जाएगी, यानी कि वो मुड़ जाएगी। आप एक बात देखो, दोनों हाथों को अपने पास पास लाओ, लाओ और जोड़ दो। अब जोड़ दोगे तो आपको पता है कि ये दोनों है ना ऐसे ऊपर मुड़ जाएंगे। पास लाने से देखो, एक हाथ यूं लाओ, आपके हाथ है ना, एक यूं हाथ लाओ, एक हाथ यूं लाओ। अब इसको जोड़ दो, जोड़ दोने से आप चीज़ नोटिस करो कि यहाँ से है ना ये उंगलियां ऊपर उठ जाएगी। अब ये ऊपर उठा हुआ भाग है, यही तो फोल्ड माउंटेन है, यही तो फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड हो गया, इधर से एक प्लेट ने जोर लगाया, एक इधर से प्लेट ने जोर लगाया, ये नीचे तो चली गई बट कुछ भाग तो ऊपर भी उठेगा, कुछ भाग तो ऊपर भी उठेगा। तो यही फोल्ड माउंटेन है, यही वल्लित पर्वत है। दो पर्वतों की जो श्रृंखलाएं थी, दो जो प्लेट्स थी आपस में टकराई, दो प्लेट्स थी आपस में टकराई। टकराने से क्या हुआ, टकराने से ये हुआ कि एक जो भाग था वो ऊपर उठ गया, मिट्टी का कुछ भाग था वो ऊपर उठ गया। दो प्लेटें आपस में टकराई, टकराने से कुछ भाग ऊपर उठ गया। ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसे ही फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, इसे ही फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। तो फोल्ड माउंटेन आपको समझ में आएगा। फोल्ड माउंटेन क्या है, फोल्ड माउंटेन है कि दोनों प्लेट जब एक दूसरे के सामने सामने आ रही होगी, ये देखो फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ये किसके एग्जाम्पल है, ये फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल। अभी हमने पर्वतों के बारे में समझा था यहीं पे, तो ये फोल्ड माउंटेन की भी एग्जाम्पल है। कैसे फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो नीचे प्लेट्स होगी वो आपस में टकराई होगी, टकराने के कारण ये भाग ऊपर उठ गए होंगे। अब कैसे पता चलता है कि फोल्ड माउंटेन है या नहीं, कैसे पता चलेगा कि ये फोल्ड माउंटेन है, ये हमेशा उसकी चोटी है ना ऊपर से वो बिल्कुल ऐसे ऐसी होगी, बिल्कुल एकदम तीखी होगी। आप ना सुई मार दो ऐसे, हकीकत में इतनी तीखी भी नहीं होती बट ऐसे इस प्रकार से होगी। तो फोल्ड माउंटेन की जो ऊपर वाले जो भाग है, ठीक है, ऊपर वाला जो भाग है वो हमेशा इस प्रकार से होगा, तीखा होगा। सिंपल भाषा में वो ऊपर से एकदम तीखा हो। दो हाथों को पास में रखो, फिर इसे फोल्ड करने की कोशिश करो। ये हाथ है ना, इस प्रकार से करो तो इस प्रकार से ऊपर वैसे चोटी बनी होगी और ये कम तीखी होगी। तो हम बात करें फोल्ड माउंटेन की, दो प्लेटें आई आपस में टकराई, टकराने से यहाँ से कुछ भाग ऊपर उठ गया, जो ऊपर उठा भाग इसे क्या कहा जाता है, इसे वल्लित पर्वत कहा जाता है, इसे फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। फोल्ड माउंटेन समझ में आ गया। सेम यहाँ पे है, एक प्लेट इधर से आई, एक प्लेट इधर से आई, ये भाग ऊपर उठ गया, ये कौन सा है फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, जब प्लेट टेक्टोनिक चीज़ें पढ़ेंगी तो और भी चीज़ें पढ़ेगी कि नीचे भाग जाता है उसके साथ में क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम बाद में और देखेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लो कि ये ऊपर उठा हुआ भाग इसे फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। ओके, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल कौन कौन से है फोल्ड माउंटेन के, इसके कारण कौन कौन से जो आज हमारे जो पृथ्वी पे कौन कौन से पर्वत है जो फोल्ड माउंटेन के कारण बने हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ये हिमालय है ना, कहाँ गया अभी एग्जाम, अभी मैंने देखा था इमेज हिमालय का, हिमालय ये रहा, ये फोल्ड माउंटेन का है एग्जाम्पल। कैसे फोल्ड माउंटेन का, इधर से भारत की प्लेट गई, इधर से ये तिब्बत वाली प्लेट आई, ये दोनों आपस में टकराई, उसके कारण हिमालय बना। तो हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है। हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, ये भी एक फोल्ड माउंटेन है। और सबसे प्राचीन फोल्ड माउंटेन है ना, उनमें से एक है अरावली। तो अरावली सबसे प्राचीन फोल्ड माउंटेन है, अरावली सबसे प्राचीन वल्लित पर्वत है और इसकी हाइट है ना हिमालय से भी 10 गुना थी। ये तो धीरे धीरे इरोजन है, धीरे धीरे इरोजन हुआ। इरोजन क्या होता है, अपर्दन हुआ। अभी हमने बात की थी, अपर्जन के कारण टूट टूट के इसकी हाइट कम होगी, नहीं तो इसकी हाइट है वो हिमालय से भी 10 गुना थी। तो हिमालय से भी 10 गुना थी। तो सबसे प्राचीन जो फोल्ड माउंटेन उसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो अरावली है। और फोल्ड माउंटेन के और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो हिमालय है वो भी फोल्ड माउंटेन है, अरावली फोल्ड माउंटेन है, आल्प्स कहाँ है, आल्प्स ये रहा आल्प्स, ये भी फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। उसके बाद में बात करते हैं हमने एंडीज, ये एंडीज है, ये भी कौन सा है, ये भी फोल्ड माउंटेन है। तो इस प्रकार ये फोल्ड माउंटेन की एग्जाम्पल है। याद आएगा आपको फोल्ड माउंटेन, समझ में आ गया फोल्ड माउंटेन। फोल्ड मतलब मुड़ना, फोल्ड होना, दो प्लेट्स आसपास में पास पास आएगी, एक प्लेट्स का कुछ भाग है वो ऊपर उठ जाएगा, इसे ही कहा जाएगा फोल्ड माउंटेन कहा जाएगा, इसे ही वल्लित पर्वत कहा जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। ये पृथ्वी के अंदरूनी हलचलों के अंदर, ये अंदर हो रहा है, ठीक है, ऊपर सतह है, यहाँ पे अंदर ये प्लेटें टकरा रही, तो अंदरूनी हलचलों के कारण बनने वाले पर्वत होते हैं। सतह उबड़ खाबड़ और शंक्वाकार होती है, ऊपर ऐसे शंकु के समान बना होता है, ठीक है, शंक्वाकार होती है, शिखर ऐसे होता है, इसकी जो चोटी होती है इस प्रकार से होती है। हिमालय एशिया का है, फिर एंडीज है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, आल्प्स है, एंडीज है, ठीक है। भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन है।
और ये अपरदन इरोजन के कारण घिसा हुआ है। अपरदन के कारण छोटा होगा, नहीं तो बहुत बड़ा था। और उत्तरी अमेरिका का जो एल्पाचियन पर्वत श्रृंखला है, रूस का यूराल है, ये ऐसी चोटी इनकी ऐसी नहीं है, इनकी चोटी ऐसी है, बट वो भी फोल्ड माउंटेन का पार्ट है। वैसे तो फोल्ड माउंटेन ऐसी चोटी ऐसी होती है, बट जो ये यूराल है इसकी चोटी इस प्रकार से है, ऐसी तीखी नहीं है ऊपर से ना, ऐसा नहीं है, इस प्रकार से है, ठीक है। तो बट वो भी है, वो फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि वो पुराने हैं, उनकी चोटी है वो धीरे धीरे घिस चुकी है, इस वजह से उनकी हाइट भी कम हो गई, तो वो भी फोल्ड माउंटेन का पार्ट है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, फोल्ड माउंटेन का सारा पैटर्न समझ में आ गया। अब आते हैं हम ब्लॉक माउंटेन पर, जिसे कहा जाता है ब्रंसोतथ पर्वत। अब ये ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन के लिए यहाँ पे आ जाओ, ये चीज़ें समझो। एक प्लेट यूं गई, एक प्लेट यूं गई, बीच में यहाँ पे एक प्लेट थी, नीचे धंस गई। क्या हुआ? दो प्लेटें थी, पास पास में थी, दो प्लेट्स थी पास पास में खड़ी थी, ठीक है, दो बस थी, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे मान लो ये एक बस खड़ी है, ये दूसरी बस खड़ी है, इन दोनों के ऊपर एक क्या रखी थी? एक चीज़ रखी हुई थी, इन दोनों के सहारे पे एक चीज़ रखी हुई थी। अब क्या हुआ? ये बस है वो आगे बढ़ गई, ये बस भी आगे बढ़ गई, तो ये बस ये चीज़ रखी हुई ये कहाँ आएगी? दोनों के सहारे रखी थी, तो ये नीचे आ जाएगी। सेम लाइक किया, मतलब क्या कहना मेरा, ये एक गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, इन दोनों के सहारे आधा भाग यहाँ पे खड़ा है, आधा भाग यहाँ खड़ा है, इन दोनों के ऊपर खड़ा है। जब ये गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, जब ये गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, तो ये आधा वाला जो भाग इस दोनों पे था वो तो गिर जाएगा, क्योंकि दोनों गाड़ी आगे बढ़ गई, तो वो गिर के आ गया, नीचे आ गया। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा ब्लॉक माउंटेन। ये दोनों ऊपर रह जाएंगे, ये बीच वाला भाग धंस गया, तो इसे क्या कहा जाएगा? ब्लॉक माउंटेन कहा जाएगा। फिर से समझाता हूँ आपको एक अलग इमेज के साथ में। एक ये भाग है, एक ये भाग है, एक भाग ये है, इन दोनों में से माउंटेन आप किसे कहोगे? ऊंचा भाग किसे कहोगे? इन दोनों को एक और दो, इन दोनों को माउंटेन कहोगे। ये तो नीचे धंस गया है, तो ये ऐसा था नहीं, ये यहाँ पे था, बट वो किसी कारण से नीचे धंसा है। पृथ्वी के अंदर प्लेट्स थी, वो एक दूसरे से दूर हुई, उसके कारण ये नीचे धंसा है। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कौन से पर्वत कहा जाएगा? तो इसे ब्लॉक माउंटेन कहा जाएगा। ब्लॉक क्यों? क्योंकि एक ब्लॉक है वो नीचे धंस गया है, एक ब्लॉक है वो नीचे धंस गया, इसे क्या कहा जाएगा? इसे ब्लॉक माउंटेन कहा जाएगा। कभी कभार इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये जो भाग है, ये जो भाग है ये ऊपर उठ सकता है, दो नीचे वाले साइड वाले भाग है वो नीचे धंस सकते हैं, तो ये भी कौन सा हो गया? ब्लॉक माउंटेन हो गया। हमने देखा था कि जो वल्लित पर्वत के बारे में बात कर रहे थे, हम फोल्ड माउंटेन के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पे दो प्लेटें सामने सामने आ रही थी, दो प्लेट सामने आ रही थी, एक भाग ऊपर उठ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक भाग धंस रहा है, या कोई भाग धंसने के कारण बन रहा है, ऐसे कोई ऊपर नहीं उठ रहा है, वो तो अपनी जगह पे ही खड़ा है। जैसे आप अपनी जगह पे खड़े हो, आपके दो दोस्त हैं वो नीचे बैठ गए, तो आप ऊपर देखो खड़े दिखाई दोगे, आपकी हाइट ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि वो दोनों नीचे बैठ गए हैं। बट ऐसा नहीं होगा आप ऊपर कूदे हो, आपने कुछ किया, आपने कुछ नहीं किया, आप सेम जगह खड़े हो, बट आपके दोस्त है वो बैठ गए हैं, इस वजह से आपकी हाइट ज़्यादा लग रही है। या फिर क्या हुआ? आप खड़े थे, तीनों खड़े थे, एक दो तीनों सेम पोजीशन पे खड़े थे, आप बीच में से बैठ गए, आप बैठ गए। अब क्या लगेगा? कौन बड़ी हाइट है? इनकी दोनों की हाइट बड़ी है, आप तो नीचे बैठ गए हो, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, कोई ऊपर नहीं जाता है, एक पार्ट है वो नीचे आ जाता है, या पास वाले दो पार्ट नीचे आ जाते हैं, अब जो ऊपर रहेगा वो ब्लॉक माउंटेन हो जाएगा। तो ब्लॉक माउंटेन इससे कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लॉक माउंटेन, ब्रह्मोत्सव माउंटेन क्या होता है? ब्रह्मोत्सव पर्वत क्या होता है? एक माउंटेन या एक ब्लॉक है वो नीचे चला जाता है, या आसपास के दो ब्लॉक है वो नीचे चला जाता है, या आसपास की कोई जमीन है वो नीचे चली जाती है, तो एक जमीन है वो ऊपर रह जाएगी, जो भूभाग ऊपर रह जाएगा वो ब्लॉक माउंटेन बन जाएगा। यहीं पे यही बात हो रही है। यहाँ पे ये देखो, एक भाग था, दो भाग हैं, अब ये भाग नीचे चला गया, अब नीचे चला गया तो ये दोनों ऊपर रह गए, तो ये क्या बन गए? ब्लॉक माउंटेन बन गई। सिंपल सा पॉइंट था, ब्लॉक माउंटेन मतलब जो ऊपर रहेगा, जो दिखाई देगा वो ब्लॉक माउंटेन है। अब चीज़ें यहाँ पे नोटिस करना, जो ऊपर रहेगा उसे क्या कहा जाएगा? होस्ट कहा जाएगा, हिंदी में भी इसे होस्ट ही कहा जाता है। और जो नीचे जब दब जाएगा भाग उसे क्या कहा जाएगा? इसे गाबन कहा जाएगा, इसे क्या कहें? ग्रेबन कहा जाएगा, गार्बन कहा जाएगा, इसे आप ग्रेबन भी कह सकते हो। तो जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसे, ये अब ये देखो, ये ऊपर उठा हुआ भाग इसे क्या होस्ट कह रहे हैं, ये नीचे दब गया इसे क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं ग्रेबन। ऊपर उठा हुआ भाग होस्ट है जिसे पर्वत श्रृंखला, नीचे जो दब गया उसे ग्रेबन कहा जा रहा है। और तो ये शब्द याद रखना, होस्ट किसे कहा जाता है, ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी।
हॉस्ट, ग्रेबन, दो शब्द दिए गए हैं। इनका संबंध ब्लॉक माउंटेन से है, इनका संबंध फोल्ड माउंटेन से है, या इनका संबंध किससे है? वॉल्केनिक माउंटेन से। आपको आंसर देना पड़ेगा। आप करोगे इसका संबंध है वो ब्लॉक माउंटेन से। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें याद रखना कि हॉस्ट है, ग्रेबन है, वो किससे जुड़े हुए? ब्लॉक माउंटेन से। ऊपर उठा हुआ जो भाग है वो क्या है? वो हॉस्ट है। नीचे दबा हुआ भाग क्या है? वो ग्रेबन है। समझ में आ गई? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर उठा हुआ भाग हॉस्ट है, नीचे दबा हुआ भाग ग्रेबन है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है आराम से? ठीक है, समझ में आ रही है, अच्छी चीज़ है। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ब्लॉक माउंटेन के बारे में। जब पृथ्वी का एक बड़ा भाग टूटकर ऊपर उठ जाता है, या तो ऊपर उठ गया या इसके पास वाले भाग नीचे दब गए, तो इसे भ्रंशोत्तथ या फिर ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। ऊपर जो भाग होता है ये है और ये है, इसे क्या कहा जाएगा? होस्ट कहा जाएगा। नीचे दबा हुआ उसे ग्राबेन कहा जाएगा। ठीक है, नीचे दसे हुए भाग को ग्राबेन कहा जाएगा। जैसे कि राइन वैली, कहाँ पर है ये? यूरोप में, जर्मनी वगैरह में, वहाँ पर है राइन वैली। दूसरा कौन सा है? वोसेजस पर्वत, ये कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, जैसे अभी आपको मैं एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। हमारे जब नर्मदा की बात करते हो ना, नर्मदा घाटी, तो उसके पास में अभी आप ये देखो ना, यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लो। फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल अभी आपको दिखा देता हूँ। हमारी जो नर्मदा की घाटी है, ये रखो, ये भाग ऊपर उठा हुआ है, ये भाग ऊपर उठा हुआ है, ये नीचे धंस गया। अब ये क्या? ये घाटी बन गई है। ये क्या हो गया? एक घाटी बन गई। यहाँ से रिवर बहती रहती। तो नर्मदा की सेम ऐसी घाटी, यहाँ से रिवर बहेगी, ये भाग ऊपर है, ये भाग ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये ऊपर उठे, नहीं, ये भाग नीचे दब गया है, इसके कारण ये पर्वत बने हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे फोल्ड माउंटेन, इसे ब्लॉक माउंटेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसे ब्लॉक माउंटेन कहा जाएगा। तो ब्लॉक माउंटेन हो गई, उसकी जो पीक होती है, जो उसका शिखर होता है, वो तीखा नहीं होगा। ये देखो ऐसे पठारों के समान है, माउंटेन के प्लेटियों के समान है। तो इनके जो ये जो पीक है ना, देखो पठारों के समान, ऐसे तीखे नहीं। आप यहाँ पे खड़े रह के देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो ये हमने देखा, ये एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल देख लो, आप आंखों से देख लो, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार से बन सकता है। ये नीचे वाला भाग है, ये दोनों ऊपर वाले भाग है। इसे घाटी या ये ग्रेबन यही है, और होस्ट यही है। ये भाग यहाँ पे होस्ट है। होस्ट मतलब यहाँ पे घोड़ा खड़ा रहेगा, यहाँ पे घोड़ा खड़ा नहीं रहेगा, खड़ा रहेगा तो दब जाएगा, ग्रेबन दब जाएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे ग्रेबन कहा जाएगा, इसे होस्ट कहा जाएगा। चीज़ें समझ आ रही है? क्लियर हो रही है? हो रही है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट है वॉल्केनिक माउंटेन। नेक्स्ट क्या? ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी या वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है? अभी देखो 1 घंटा टाइम होने लगा है, तो हम इसे कल देख लेते हैं। कितना रहा है ये? अभी तो रहा है थोड़ा बहुत, तो इसे कल ही देख लेते हैं। पठारों की विशेषता क्या है, मैदान क्या होता है, कल अच्छे से देखेंगे। नहीं तो जल्दबाजी में ख़त्म करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा और चीज़ें क्लियर भी नहीं होगी। तो इसे हम कल ही देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और पार्ट रहा है, तो इसे हम कल ख़त्म कर लेंगे, ज्वालामुखी पर्वत और नेक्स्ट पार्ट को। अब तक हमने क्या देखा है? मैं एक बार फिर से बात सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अब तक हमने देखा है कि पृथ्वी है वो सब जगह समान नहीं है, इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? इसमें कुछ गतिविधियाँ होती है। एक होती है आंतरिक प्रोसेस होता है, एक बाह्य प्रोसेस होता है। आंतरिक मतलब इंटरनल, बाह्य मतलब एक्सटर्नल। आंतरिक में क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक होती है, प्लेट विचलन होता है, प्लेट का मूवमेंट होता है, विचलन या प्लेट का मूवमेंट होता है। एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, पास पास में आ रही है, दूर दूर जा रही है, और ऐसे घर्षण भी कर रहा है। ये चीज़ें देखने को मिलती है आंतरिक में। बाह्य में क्या होता है? बाह्य में हमने देखा था अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, और अपक्षय होता है। ये कहाँ देखने को मिलता है? ये बाहर में देखने को मिलता है। अपर्दन देखा, निक्षेपण देखा, अपक्षय, तीनों के बारे में देखा। फिर हमने क्या बात की थी? फिर हमने कुछ माउंटेन के बारे में बात की थी। माउंटेन कितने प्रकार के माउंटेन होते हैं? माउंटेन पहले क्या होता है? ऊपर उठा हुआ भाग है, आसपास के जो समतल भाग है उससे ऊपर उठा हुआ भाग है। ऐसे इस प्रकार से चोटी होती है, वो पर्वत कहलाता है। फिर देखा था हम 3 प्रकार के माउंटेन होते हैं। पहले हमने देखा था, पहले होता है ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, दूसरा हमने देखा था फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होती है? एक इधर से आ रही प्लेट, एक प्लेट इधर से आ रही है, टकराने के कारण यहाँ से एक ऊपर उठा हुआ भाग, ये फोल्ड माउंटेन है। यहाँ से ये तीखा होगा हमेशा, इसकी चोटी होगी वो तीखी होगी। ठीक है, फिर हमने बात की थी ब्लॉक माउंटेन की। एक भाग इधर चला गया, एक भाग इधर चला गया, एक भाग नीचे धंस गया। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा ब्लॉक माउंटेन कहा जाएगा। इसे होस्ट कहा जाएगा। ये जो नीचे भाग दब गया इसे ग्रेबन कहा जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। राइन वैली वगैरह इसके एग्जाम्पल है, हिमालय वगैरह है वो फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं है। ध्यान से पढ़ना, इसको बार बार देखना। ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल पे काम आने वाली, बहुत अच्छा चैप्टर है 6th क्लास के लिए। इसलिए देखो आप है ना, क्लास कौन सी बात करो, 6th क्लास है।
और कितनी अच्छे से समझा रखा, कितनी अच्छे से चीज़ें बता रखी है, तो ये सारी चीज़ें आगे काम आने वाली है। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप अपना ध्यान रखो। ठीक है जी।